नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। और आज का क्लास जो है बहुत बेहतरीन क्लास होने वाला है क्योंकि आगामी परीक्षा जिसका जेपीसी पीटी होने वाला है उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने एक श्रृंखला स्टार्ट किया है। इस श्रृंखला का नाम है बुकलेट सीरीज, यानी कि जितने भी जेपीएससी के द्वारा एग्जाम लिया गया है उसमें झारखंड जी के चाहे हो जीएस का सवाल हो, उस सभी एक क्लास में एक बुकलेट हम लोग खत्म करेंगे। तो आप चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यह जो क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सा सवाल पूछा जाता है, कैसा सवाल पूछा जाता है। तो अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, ये जो है ये हमने डाउनलोड किया है कहाँ से, जेपीएससी की वेबसाइट से हमने यह डाउनलोड किया है। तो ठीक है, चलिए सवालों पर आते हैं। ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है पहला, और सवाल पे आते हैं। ये सवाल भी पूछा गया, देखिए। सवाल है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। सवाल पूछा है, बताइए बताइए तो क्या नाम से जाना जाता है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो आपको पता होगा कि उष्णकटिबंधीय जो मैदान है वहां पे जो है किस नाम से जाना जाता है, तो सवाना। तो सवाना क्यों, प्रेरी क्यों नहीं, स्टेपी क्यों? क्योंकि प्रेरी और स्टेपी जो है ना, ये जो है ये दोनों जो है ये शीतोष्ण कटिबंध का है। किसका है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय है। हमको पूछा क्या है सवाल में पूछा है उष्ण कटिबंधीय, इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा आंसर, सवाना हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ पर आता है। बताइए विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ पे आता है। तो ये आता है, पता है कहाँ, फंडी की खाड़ी में जो है। कहाँ पे आता है, फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार भाट आता है, ठीक है। चलिए कितना ऊंचा आता है, तो कभी कभी देखिएगा 16 मीटर तक पहुंच जाता है इसका ऊंचाई। कितना मीटर तक, तो 16 मीटर तक ऊंचा। फंडी की खाड़ी कहाँ पे है, तो फंडी की खाड़ी जो है ये आपका कहाँ पड़ता है, कनाडा में है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि हाल ही में भारत सरकार की किस पहल का उद्देश्य वन क्षेत्र को बढ़ाना, जैव विविधता में सुधार करना है। बताइए कौन सा, हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय वन नीति, जैव विविधता क्रियान्वयन योजना या वृक्षारोपण अभियान। देखिए इसका जो पहल उद्देश्य वन क्षेत्र को बढ़ाना है किसके माध्यम से किया जाएगा, तो ये किया जाएगा हरित भारत मिशन, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने ऊपरी क्षेत्र में अद्वितीय कास्ट टोपोग्राफी के लिए जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने ऊपरी क्षेत्र में अद्वितीय कास्ट टोपोग्राफी के लिए जानी जाती है, तो कौन सा नदी है। तो आप जानते होंगे चीन में एक नदी है यांगत्से नदी, इसको यांगत्से बोलते हैं, जो किसके लिए जानी जाती है, तो यह जाना जाता है ऊपरी क्षेत्र में अद्वितीय कास्ट टोपोग्राफी के लिए यह जानी जाती है। कहाँ की नदी है ये यांगत्से, तो ये चीन की नदी है। कहाँ की, तो चीन की यह नदी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये सवाल देखिए, सवाल है कि कौन सा भारतीय क्षेत्र अपने महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के लिए, जैसे लौह अयस्क और कोयला के लिए जाना जाता है, जो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा भारतीय क्षेत्र अपने महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों जैसे लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र के लिए जाना जाता है, जो देश की अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कौन सा है। तो आप जानते होंगे कौन, इसे पूछने वाला ही नहीं है, झारखंड। कौन सा है, झारखंड। ये सवाल देखिए, ये सवाल है लंबा सवाल, मिलाने वाला सवाल है कि निम्नलिखित नदियों, भारतीय नदियों और उनके प्रमुख जल प्रदूषण मुद्दों से सम्मिलित करें। बताइए गंगा, यमुना, गोदावरी, मीठी नदी, कौन सा सही हो जाएगा। तो गंगा के जानते हैं कि गंगा के किनारे जितने भी है औद्योगिक अपशिष्ट और अनुपचरित सीवेज जिसमें होता है, ये इसके लिए वन का ए हो जाएगा। यमुना की बात करें तो यमुना में जो है ना, देखिएगा रासायनिक प्रदूषकों का उच्च स्तर और निम्न ऑक्सीजन स्तर ये हो गया है, किसका है, तो यमुना का जो है ये रासायनिक प्रदूषकों का उच्च स्तर और निम्न ऑक्सीजन स्तर हो गया। गोदावरी का भी वही हाल है कि शहरी अफवाह और सीवेज से संदूषण हो जाता है, किसका, शहरी अफवाह और सीवेज से संदूषण हो जाता है गोदावरी नदी का। इसी प्रकार मीठी नदी का देखिएगा तो मीठी नदी का कपड़ा और रासायनिक उद्योगों के प्रदूषक इसमें होते हैं, ठीक है। चलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए स्क्रीनिंग को भी आप पीडीएफ चाहिए तो बोलिएगा, ठीक है। मिल जाएगा, कहाँ मिलेगा, तो पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, वहां पे अब मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन टुंड्रा जलवायु क्षेत्रों में परिवहन का मुख्य साधन है। बताइए टुंड्रा जो जलवायु क्षेत्र होता है ना,
ये कैसा क्षेत्र होता है? तो अत्यधिक ठंडा क्षेत्र होता है टुंड्रा। कौन सा क्षेत्र होता है? अत्यधिक ठंडा क्षेत्र होता है। ठीक है, चलिए। और इसमें बताइए कि ये जो है ना, कौन सा परिवहन के लिए इसमें मुख्य साधन है? टुंड्रा जैसे अत्यधिक ठंडा है तो कौन सा वहां पर काम करेगा? स्लेज। स्लेज क्या है ना, स्लेज बिना पहिए वाली गाड़ी है। क्या है? स्लेज जो है वो बिना पहिए वाली गाड़ी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या है, चलिए आगे देखें। अगला सवाल। सवाल है, कौन सा देश जंगली अंग सॉरी और घुटनों की विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या का घर है? कौन सा देश जंगली और घुटानों की विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या का घर है? तो और घुटानों की जो है सबसे विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या किसका है? तो ये है आपका, कौन सा हो जाए बताइए? मलेशिया है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस से कौन सा है? तो इसमें जो है कौन सा है? तो इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत में कौन सा वन विश्व के सबसे बड़े नमकीन पानी के मैंग्रोव वनों में से एक होने के लिए जाना जाता है? भारत में कौन सा वन विश्व में सबसे बड़े नमकीन पानी के मैंग्रोव वनों वनों में एक होने के लिए जाना जाता है? तो कौन सा वन है, कौन सा मैंग्रोव वन है? तो ये है सुंदरवन डेल्टा का मैंग्रोव वन जो होता है। कहाँ पे है ये? तो ये वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में स्थित है। जो कि दुनिया का सबसे बड़ा, क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा और मैंग्रोव वन के क्षेत्र में ये है। ठीक है, दुनिया बड़ा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। ठीक, चलिए। हाँ, यहाँ पे बोल सकते हैं ये जो सुंदरबन यहाँ पे है, ये रॉयल टंगा जो रॉयल बंगाल जो होता है, रॉयल बंगाल टाइगर जो होता है ना, ये यहाँ का क्या है? यहाँ टाइगर का भी यह घर कहा जाता है। कौन? सुंदरबन का। कौन सा वन प्रकार हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है और इसमें शंकुधारी वृक्ष जैसे देवदार, फर, स्प्रूस होते हैं? कौन सा है? कौन सा वन प्रकार हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है जिसमें क्या होता है? देवदार होता है, फर होता है, स्प्रूस होते हैं। कौन सा हो जाएगा इसमें? तो इसमें हो जाएगा कौन सा? अल्पाइन वन में ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखें। सवाल है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो जानते होंगे समानता का अधिकार जो है वो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। कहाँ से? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। जैसे कि स्टार्ट कहाँ से होता है आर्टिकल 14? तो ये होता है कानून की समझ समानता से लेकर 18 तक खत्म होता है, जो कि क्या है? उपाधियों के अंत तक है। ठीक है, चलिए। मिलाना है, सवाल मिलाने वाला है, मिलाइए। निम्नलिखित नदी सफाई पहलों को उनके उद्देश्य से मिलान करना। नमामि गंगे कार्यक्रम किससे जुड़ संबंधित है? यमुना कार्य योजना, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना, किससे किससे संबंधित है? मिलाना है। तो नमामि गंगे जो है ये हो जाएगा किससे? गंगा के साथ जल गुणवत्ता और खुद शहरी विकास में सुधार के लिए एकीकृत प्रयास जो है, ये किसका उद्देश्य है? नमामि गंगा का। इसी तरह यमुना का कौन सा हो जाएगा? तो यमुना का कौन सा हो जाएगा? यमुना का हो जाएगा यमुना नदी की लक्षित व सफाई और पुनर्जीवन। अ, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना किससे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कई नदियों के लिए प्रदूषण नियंत्रण और संरक्षण। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना किससे संबंधित है? तो रिवर फ्रंट किससे है? तो रिवर फ्रंट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन बच गया है? तो ये हो जाएगा व्यापक प्रदूषण नियंत्रण और नदी फ्रंट विकास। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देख रहे हैं किस तरह का सवाल पूछ रहा है? इसी तरह सवाल पूछेगा अबर जेपीएससी में, तो आप लोग हर टॉपिक को देखिएगा कहाँ से कहाँ क्या है। ठीक है, चलिए सवाल देखिए। सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति का प्रावधान है? किसमें आर्टिकल है? आर्टिकल 128 में क्या है? क्या है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति का प्रावधान आर्टिकल 128 में है। इसी प्रकार है अगला सवाल, 14 नंबर सवाल है कि किस वर्ष में संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाए? हाँ, सवाल यहाँ पे बहुत मस्त है कि किस वर्ष जो है संसद के दोनों सदनों का जो कार्यवाही होता है ना, उसका सीधा प्रसारण होता है। कहाँ, कब से स्टार्ट किया गया? तो ये कब से स्टार्ट किया गया? दिसंबर 1994 से यह किया गया। ठीक है, चलिए।
स्वतंत्र भारत में लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? देखिए, बताइए तो कौन सा है, याद है? स्वतंत्र भारत में लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो यह चुने गए थे आपका अनुच्छेद 169, सॉरी, कौन चुने गए थे? तो अनंत, क्या नाम है? अनंत श्यामन आयंगर, अनंत श्यामनम आयंगर जो थे, ये लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ठीक है। सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषद के निर्माण या समाप्ति का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषद के निर्माण की समाप्ति का प्रावधान है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 169 में, जो है क्या है, राज्यों में विधान परिषद का निर्माण की समाप्ति का प्रावधान है। किसमें? आर्टिकल 169 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले को मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदान करता है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले को मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदान करता है? तो वापस भेजने का जो पुनर्विचार करने का प्रावधान करता है, वो कौन सा संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। कब किया गया था? 1978। कौन सा करवाए थे? तो कौन किया था? जनता पार्टी की सरकार ने यह बदलाव किया था। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को उच्च न्यायालयों में अपर और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को उच्च न्यायालयों में अपर व कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार देता है? तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? अनुच्छेद जो है 224 क्या कहता है? इसमें भारत के राष्ट्रपति को उच्च न्यायालयों में अपर और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार देता है। कौन सा आर्टिकल? तो 124, सॉरी 224। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करना संघ का कर्तव्य होगा? कौन सा आर्टिकल बोलता है कि जो बाह्य आक्रमण होगा और आंतरिक अशांति होगा तो प्रत्येक राज्य का संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य होगा? ये आर्टिकल जो कौन सा कहता है? आर्टिकल नंबर 355 ये कहता है। ठीक है, अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान जो है ये आर्टिकल 127 में है। कौन सा आर्टिकल में? 127 में। चलिए अगला सवाल। सवाल है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को केवल उसी प्रकार और उसी आधार पर पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार जो है, जिस प्रकार क्या है, जिस प्रकार हम लोग किसको हटाते हैं? जिस प्रकार हम लोग उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाते हैं, उसी प्रकार क्या है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसी प्रकार उसी आधार पर हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए सवाल है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा शासकों की प्रीवी पर्स, इसको राज्य भत्ता भी बोलते थे, का रकम समाप्त कर दिया गया? तो कौन सा संशोधन के द्वारा एक कर दिया गया? 26वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1971 में, इसमें समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन युग्म सही है? कौन सा युग्म सही बोला है बताइए? राष्ट्रपति शासन 365। ठीक, देखिए यहाँ पर देखिएगा 300 ए जो है, यहाँ संशोधन प्रक्रिया 268 है क्या? नहीं, ये गलत है। प्रधानमंत्री कर्तव्य भी गलत है, सब गलत है। अंतर्राज्यीय परिषद भी, ये भी गलत है। लेकिन यहाँ देखिए राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा है, तो इसका जो ऑप्शन है ना, ये इसी से संबंधित है। किससे है? अनुच्छेद 365 से अनेक 352 ये है, उसी में ये इनका आता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दो या अधिक राज्यों के एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर कितना? 231। ठीक है, क्या है इसमें? दो या अधिक राज्यों के एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना, जैसे कि एक राज्य हो गया झारखंड, एक राज्य हो गया आपका मान के चलिए बिहार। तो मतलब इसमें हो सकता है कि एक ही न्यायालय में झारखंड बिहार के दोनों मामला जाए। तो कौन सा आर्टिकल कहता है? तो आर्टिकल नंबर कौन सा है? 231।
हाँ, इसमें देखिए सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं पकड़ना है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, सो बताइए। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का कार्यालय, ये सही है। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि, भी सही है। और अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार, ये भी सही है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना, नहीं, ये गलत है। क्योंकि 155 में क्या दिया गया पता है? इसमें दिया गया है, बल्कि इसमें नियुक्ति से संबंधित है। 155 में क्या बोलता है? नियुक्ति से संबंधित है ये। तो हटाना नहीं, बल्कि नियुक्ति करना होगा। ठीक है, चलिए। स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा के स्पीकर या अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबे समय तक कार्य किया? बताइए, स्वतंत्र भारत पूर्व में कितने केंद्रीय विधानसभा के स्पीकर या समक्ष अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबे समय तक कार्य किया? तो सबसे लंबे समय तक कार्य किया था अब्दुल रहीम। कौन? अब्दुल रहीम। कब से कब तक काम किया था? तो 1935 से लेकर 1935 से लेकर 1900 कब तक? 1945 तक इन्होंने काम किया। ठीक है, चलिए। तब तक क्या किया? अध्यक्ष के रूप में काम किया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर अनुमति से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो विधेयकों पर अनुमति से संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 200। चलिए, आगे बढ़िए। बोर नहीं होना है, देखना है किस तरह का सवाल है। ठीक है, बोर होइएगा तो आप खुद पछताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव, क्या सही है? बिल्कुल। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल, ये भी सही है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता, ये भी सही है। लेकिन लेकिन क्या है? अनुच्छेद 61 जो है ये बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, ये आर्टिकल जो है ना 60 में कहा गया, लेकिन 61 में क्या है? 61 में महाभियोग है। तो कौन सा हो जाएगा? ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे देखिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता की अयोग्यता से संबंधित नहीं है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता की योग्यता से संबंधित है? तो कौन सा है? तो ये हो जाएगा कौन? अनुच्छेद 102। देख रहे हैं कितना पॉलिटी से सवाल पूछा गया, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, किस कब जोड़ा गया था? तो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था। ठीक है, कब हुआ था प्रथम संविधान संशोधन? तो ये हुआ था 1951 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो है 1952 में किया गया था। कब किया गया था? 1952 में। आर्थिक नियोजन एक विषय है किसका? आर्थिक नियोजन में समवर्ती सूची का विषय है। इसमें राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं। ठीक, चलिए। किसी अर्थव्यवस्था में टैंक ऑफ स्टेज का अर्थ है, टेक ऑफ स्टेज का अर्थ है। किसी अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज का अर्थ क्या है? एक होता है स्थिर विकास प्रारंभ हो जाता है, मतलब जो स्थिर है वो क्या हो जाता है? विकास वो प्रारंभ हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? टेक ऑफ स्टेज। भारत में योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से प्राप्त होता है। भारत में योजना का उद्देश्य जो है किस निम्नलिखित में से प्राप्त होता है? तो ये होता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। क्या होता है? भारत में योजना के उद्देश्य का ये प्राप्त होता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को। चलिए, ये सवाल देखिए। सवाल है कि किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति यानी एस्टिमेट कमेटी का जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है? प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के नाम से कौन जाना जाता है? तो जुड़वा बहन के नाम से जो जाना जाता है वो है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति। ठीक है, चलिए। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोग बहुत पढ़े हैं, बहुत जानते हैं। ठीक है, तो कौन सा है? तो एडम एडम स्मिथ। ठीक है, इनका कौन सा किताब है? एक है द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, कब प्रकाशित हुआ था? 1776 में। चलिए, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? भारत में जो है पंचवर्षीय योजनाओं की जो अवधारणा है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये कहाँ के मॉडल पर आधारित था? तो ये सोवियत संघ के मॉडल पर आधार प्रभावित था, सोवियत संघ के। ठीक है, चलिए। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था
को किसके द्वारा अपनाया गया? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था किसके द्वारा अपनाया गया? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है ये किसके द्वारा 1948 की औद्योगिक नीति के द्वारा ये अपनाया गया। ठीक है, चलिए सवाल है कि निम्नलिखित एक विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता आमतौर पर है। एक विकसित अविकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता जो है आमतौर पर इसमें क्या होता है पता है? जिसमें अविकसित होता है उसमें होता है प्रति व्यक्ति निम्न प्रति व्यक्ति आय होता है, मतलब बहुत कम प्रति व्यक्ति आय होता है। पूंजी निर्माण की दर जो है पूंजी निर्माण की निम्न दर होता है इसमें, यानी कि ये सब दोनों ऑप्शन हो जाएगा, एक और दो दोनों। लेकिन निम्न निर्भरता आंकड़ा ये हो सकता है क्या? नहीं। कार्यबल बड़े पैमाने पर तृतीय क्षेत्र में ये भी नहीं, तो कैसे होगा यार? ठीक है, चलिए देशों में सर्वाधिक दालों का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दालों का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है ये मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, चलिए हाँ, रोलिंग प्लान किससे संबंधित है? रोलिंग प्लान की रणनीति को किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान अपनाया गया था? तो रोलिंग प्लान जो है आया था वो मोरारजी देसाई के समय ये आया था। ठीक है, चलिए कृषि उत्पादन की वृद्धि दर ऋणात्मक थी। कृषि उत्पादन का जो वृद्धि दर है किस में ऋणात्मक थी? किसमें? तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। किस ऐसा किस लिए हुआ था? क्योंकि 1900 जो है कब हुआ था लड़ाई? वो इंडिया चाइना का वार हुआ था, इसके कारण क्या हुआ था? ये क्या हुआ था कि कृषि उत्पादन की वृद्धि दर ऋणात्मक हो गया था। अब आता है गॉडगिल फार्मूला का तात्पर्य किसके आवंटन से है? तो गॉडगिल फार्मूला जो है ये एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। कौन? ये कौन थे? तो गॉडगिल। तो इसके कारण क्या है कि राज्यों के बीच केंद्रीय योजना की सहायता जो है ये क्या है? गॉडगिल फार्मूला का तात्पर्य ये आवंटन से है, ये राज्यों के बीच केंद्रीय योजना सहायता। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, चलिए कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को कंपनी छोड़ने के लिए प्रेरणा स्वरूप एक मुश्त दी जाने वाली धनराशि कहलाती है। कंपनी द्वारा अपने कर्मचारी को कंपनी छोड़ने के लिए प्रेरणा स्वरूप एक मुश्त दी जाने वाली धनराशि कौन सा है? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, बताइए। एक मुश्त दिया जाता है, कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका स्वर्णिम विदाई, मतलब क्या बोलते हैं उसको? गोल्डन। चलिए आगे पूर्ण गरीबी का अर्थ क्या है? पूर्ण गरीबी का अर्थ है बुनियादी न्यूनतम कैलोरी आवश्यकताओं को संदर्भ में गरीबी, मतलब बुनियादी जो उसका न्यूनतम मतलब होता है रोटी कपड़ा मकान ये भी प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, चलिए पूरा करने में उसमें असमर्थ होता है। भारत में ब्रॉड मनी क्या है? भारत में ब्रॉड मनी जो है इस किस में आता है ये ब्रॉड मनी? तो ये M3 में आता है। किस में आता है? M3 में आता है ब्रॉड मनी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन भारत के औद्योगिक वित्त का शीर्ष है? भारत में निम्नलिखित औद्योगिक वित्त का शीर्ष कौन सा है? तो ये कौन सा है? भारत में कौन है? ये है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ये क्या है? भारत में वित्त औद्योगिक वित्त का शीर्ष है। अगला सवाल देखिए, यदि केंद्रीय बैंक द्वारा कैश रिजर्व अनुपात कम कर दिया जाए, CRR कम कर दिया जाए तो इसका क्रेडिट निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्रेडिट पता है क्या निर्माण पड़ेगा? CRR अगर कम कर दिया जाए तो ये बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है? इसमें क्या पूछा है? इस किसके बारे में पूछा है? तो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBMA की चिंताएं हैं। इसमें क्या है देखिए, इसमें क्या है? केवल राजकोषीय घाटा इसमें सही है, केवल राजस्व घाटा या राजकोषीय और राजस्व घाटा दोनों। इसमें जो है ना FRBMA इसमें राजकोषीय और राजस्व घाटा दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए भारत की जनसंख्या लाभांश वाला देश माना जाता है। भारत जनसंख्या के लाभांश वाला देश माना जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, क्योंकि यहाँ पर 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग के लोग जो है यहाँ पर अधिक है। ठीक, चलिए कोल विद्रोह के मुख्य नेता थे कौन? याद नहीं है? ये सब तो आप लोग रट दिए होंगे। कौन थे कोल विद्रोह के प्रमुख नेता? तो ये थे आपका बुद्धू भगत और बिंद्रा मानकी, ये दोनों थे। ठीक है, कब हुआ था कोल विद्रोह? तो 1831 से 32 पे।
इनमें से कौन सा राजनेता भारत की संविधान सभा का सदस्य नहीं था? बताइए, बताइए, बताइए। इनमें से कौन सा राजनेता भारत की संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो कौन सा नहीं था? तो ये था अमी कुमार घोष जो है, ये संविधान सभा का सदस्य नहीं था। लेकिन राम नारायण सिंह, राजापाल सिंह मुंडा, कार्तिक गोरा ये सभी थे, लेकिन अमी कुमार घोष नहीं था। ठीक, चलिए। साप्ताहिक पत्रिका छोटानागपुर समाचार झारखंड के निम्नलिखित में से किस शहर से निकलता था? साप्ताहिक पत्रिका छोटानागपुर समाचार झारखंड के निम्नलिखित में से किस शहर से निकलता था? तो ये झारखंड के कहाँ से निकलता था? बताइए, रांची से। कहाँ पे निकलता था छोटानागपुर समाचार? ये निकलता था रांची से। पुरातात्विक स्थल बहोरनपुर का संबंध किस संप्रदाय के प्राचीन अवशेष से है? पुरातात्विक स्थल बहोरनपुर का संबंध किस संप्रदाय का प्राचीन अवशेषों से है? ये अवशेषों से है, बताइए। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन? ये पुरातात्विक स्थल जो बहरमपुर जो होता है ना, वहां पे किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। मुंडा दुरुंग जो है नाम से मुंडारी लोकगीतों का संकलन किसने तैयार किया था? मुंडा दुरुंग नाम से मुंडारी लोकगीतों का संकलन किसने तैयार किया था? तो यह तैयार किया था, पता है किसने? डब्लू डब्लू जी आर्चर के द्वारा यह तैयार किया गया था। आम डलिया एवं जाम डलिया आम डलिया एवं जाम डलिया किस प्रसिद्ध नृत्य की शैली की विशेषता है? आम डलिया, जाम डलिया, तो एज है किसका? ये जदुर नृत्य से संबंध, ये क्या है? प्रसिद्ध शैली है किसका? जदुर नृत्य का, आम डलिया और जाम डलिया। बिरसा उल गुलान के दौरान प्रयुक्त सफेद झंडा निम्न में से किसका प्रतीक था? बिरसा उल गुलान के दौरान प्रयुक्त जो सफेद झंडा निम्न में से किसका प्रतीक था? तो ये किसका प्रतीक था सफेद झंडा? शांति का प्रतीक है। ठीक है, चलिए। 92वें संविधान संशोधन द्वारा संथाली भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो ये 2003 में शामिल किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने साथियों के साथ जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल से किस तिथि को भागे थे? बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने साथियों के साथ जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल से किस तिथि को भागे थे? तो यह भागे थे 9 नवंबर 1942 को। ठीक है, चलिए। 61वां नंबर सवाल है, बोल रहा है कि पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? बताइए तो। पारसनाथ की पहाड़ी, तो ये छोटानागपुर पठार का हिस्सा है। रजरप्पा क्षेत्र में नदी दामोदर पर जलप्रपात बनाती है, क्योंकि से रजरप्पा क्षेत्र में जो है ना, वो भेरा नदी जो है, नदी दामोदर नदी पर जलप्रपात बनाती है। ऐसा इसलिए बनाती है ना, क्योंकि दामोदर घाटी जो है वो अधिक गहरी है। क्या है? दामोदर घाटी अधिक गहरी है, तो इसमें अब भेरा की गिरती है, इसीलिए क्या है, जलप्रपात का निर्माण करती है। सवाल है कि झारखंड में इस श्रेणी के लोएस्ट पर्याप्त भंडार है। किस श्रेणी के जो है, इस श्रेणी के लोएस्ट का पर्याप्त भंडार है? बताइए किस श्रेणी का? मैग्नेटाइट, सिडेराइट, हेमेटाइट या बॉक्साइट? तो ये कौन सा श्रेणी का सबसे ज्यादा यहाँ पे है? तो बताइए। तो ये हेमेटाइट का, जो कि सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी सिंहभूम के नोवामुंडी में। ठीक है, चलिए। झारखंड का लाह उद्योग जो कि एक वन आधारित उद्योग है, इन जिलों में अवस्थित है। लाह उद्योग किसमें जो कि वन आधारित उद्योग है, ये जो है कहाँ पे है? रांची, लोहरदगा, गुमला में। ये जो है वन आधारित जो उद्योग है, लाह उद्योग, ये रांची, लोहरदगा और गुमला में स्थित है। ठीक है, चलिए। झारखंड की नदियां में यह विशेषता देखने को नहीं मिलती है। क्या नहीं मिलती है देखने की विशेषता? तो झारखंड में जो है, इसमें क्या है, इसमें सभी नदियों में नाव चलाने के लिए उपयोगी नाव चला नहीं मिलती है। ये आपका गलत हो जाएगा। क्या? क्योंकि जो है ना, यहाँ सभी नदियों, क्या लिखा हुआ है? सभी नदियों नाव चलाने के लिए उपयोगी है? नहीं। ठीक है, नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ कोमल चट्टान से प्राप्त होते हैं, ये नहीं है। चलिए।
झारखंड के इस क्षेत्र में बलुआ मिट्टी पाई जाती है। किसमें, कहाँ पे बलुआ मिट्टी पाई जाती है? तो दामोदर घाटी में जाइएगा तो वहां पर ये बलुआ मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में सर्वाधिक आर्द्रता किस महीने में पाई जाती है और सबसे न्यून आर्द्रता किस महीने में पाई जाती है? सबसे सर्वाधिक आर्द्रता है सो पाया जाता है अगस्त में। यहाँ क्या हो जाएगा? अगस्त हो जाएगा। ठीक है। और सबसे न्यून आर्द्रता जो है अक्टूबर में। ठीक है, चलिए अगला सवाल। सवाल है कि निम्न नदियों को उनके उद्भव के स्थान से जोड़िए। निम्न नदियों को उनके उद्भव के स्थान से जोड़िए। कौन सा बताना है? तो दामोदर नदी का उद्भव कहाँ से होता है, उसे बताइए। तो दामोदर नदी जो जानते हैं कहाँ से है? लातेहार का टोरी क्षेत्र जो कि पलामू पठार का हिस्सा है, वहां से हो जाएगा। ठीक है। बराकर का कहाँ से हो जाएगा? तो बराकर का हो जाएगा हजारीबाग के पठार से। मयूराक्षी का कहाँ से हो जाएगा? तो मयूराक्षी का देवघर की त्रिकुट पहाड़ी शंख नदी का नेतरहाट पठार से। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। बाबा वैद्यनाथ मंदिर के लिए देवघर कारागार के कैदी फूलों से नाग मुकुट बनाकर समर्पित करते हैं। इस परंपरा की नींव 1919 में किसने रखे थे? क्या है कि बाबा वैद्यनाथ मंदिर के लिए जो देवघर कारागार के कैदी हैं वो फूलों से नाग मुकुट बनाकर समर्पित करते हैं। इसकी परंपरा 1919 में किसने रखी थी? तो ये रखा था जेडी शिफ्टन ने। किसने? जेडी शिफ्टन। ये सवाल देखिए, सवाल क्या पूछा है। सवाल पूछा है कि संथाल परगना क्षेत्र में मुख्यतः निम्नलिखित जनजातियां पाई जाती हैं, बताइए। संथाल परगना क्षेत्र में मुख्यतः निम्नलिखित जनजातियां पाई जाती है कि हाँ किसकी? तो बंजारा, बेदिया या बिंजिया, ये जो है ये संथाल परगना में मुख्यतः पाए जाते हैं। क्या, कौन सा जनजाति? तो बंजारा हो गया, बेदिया हो गया, बिंजिया हो गया, ये संथाल परगना में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। सवाल है कि झारखंड में प्रथम स्टार्टअप नीति कब घोषित की गई? झारखंड में प्रथम स्टार्टअप नीति जो है कब घोषित की गई? 2016 में। कब किया गया घोषित? 2016 में। ठीक है, चलिए। झारखंड में सूक्ष्म देखिए क्या है, झारखंड में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम संवर्धन नीति 2023 के अनुसार सूक्ष्म उद्यमों के लिए ब्याज अनुदान की अधिकतम सीमा कितनी निर्धारित की गई है? झारखंड सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम संवर्धन नीति 2023 के अनुसार सूक्ष्म उद्यमों के लिए ब्याज अनुदान की अधिकतम सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो ये तैयारी की कितना? 10 लाख रुपए। कितना निर्धारित किया गया है? 10 लाख। झारखंड अवसर विकास के लिए ग्रामीण विकास जोहार झारखंड अवसर विकास के लिए ग्रामीण विकास जोहार कार्यक्रम किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान से सहयोग से चलाया? जो जोहार कार्यक्रम है ना, JOHAR, किसके सहयोग से चलाया जा रहा है? ये चलाया जा रहा है आपका किसके सहयोग से? तो विश्व बैंक के सहयोग से जोहार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, चलिए। झारखंड में मुख्यमंत्री श्रमिक योजना का उद्देश्य क्या है? श्रमिक यानी कामगार के लिए शहरी रोजगार मंजूरी। झारखंड में मुख्यमंत्री श्रमिक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरी गरीब के लिए आजीविका सुरक्षा बढ़ाना है। क्या शहरी गरीब के लिए आजीविका सुरक्षा बढ़ाना, ये श्रमिक योजना का उद्देश्य है। चलिए अगला सवाल देखिए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी पीएमईजीपी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन झारखंड में किस एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? तो झारखंड में किस एजेंसी के द्वारा किया जा रहा था? तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र, ये तीनों, ये सभी हो जाएगा। झारखंड के लोहरदगा गुमला क्षेत्र में इन फसलों की प्रधानता है। किस फसलों की प्रधानता है झारखंड के लोहरदगा गुमला क्षेत्र में? तो बताइए किसमें? धान, मक्का, महुआ जो है ये लोहरदगा गुमला क्षेत्र में इसकी प्रधानता है। किसका? धान, मक्का, महुआ का। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के बारे में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है बोला है। ठीक है, चलिए
तो इसमें बाल लिंग अनुपात को बढ़ावा देना ये भी सही है, बालिका को शिक्षा प्रदान ये भी सही है, बालिका का सर्वांगीण विकास ये भी सही है, लेकिन इसमें क्या है, ये कार्यक्रम जो है जननी सुरक्षा योजना का अवयव नहीं है। ये पता है किसका है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, देखते हैं किसका अवयव है ये। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितना है? तो 12.1% जो है ये आपका अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी NRLM के क्रियान्वयन में केंद्र एवं राज्य के व्यय का अनुपात क्या है? NRLM में जो है केंद्र एवं राज्य के व्यय का अनुपात क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में इसमें जो है केंद्र जो है 60% और राज्य 40 का अनुपात है। झारखंड बजट 2024-25 के अनुसार आय का कितना प्रतिशत राज्य के स्वयं के कर से प्राप्त होगा? तो 2024-25 में ये जो है आय का जो कितना प्रतिशत जो है राज्य के स्वयं के कर से प्राप्त होगा, तो कितना प्रतिशत होगा? 26.53%। चलिए आगे बढ़िए। सागर सेतु पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? सागर सेतु पोर्टल जो है वो किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सागर सेतु जो है बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा सागर सेतु जो है ये लॉन्च किया गया है। किस संस्था ने सुस्वागतम ऑनलाइन प्रणाली की शुरू की है? सुस्वागतम किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये शुरू किया गया है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। कब किए थे? 1828 में। कहाँ पे? तो कलकत्ता में। ठीक है, चलिए। झारखंड सवाल है कि झारखंड सरकार ने कब अपनी प्रथम निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR झारखंड सरकार ने कब अपनी प्रथम निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति घोषणा किया था? CSR नीति कब घोषणा किया गया था झारखंड में? तो 2015 में यह घोषणा किया गया था। सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा जुलाई 2024 में प्रस्तुत केंद्रीय बजट का विषय नहीं है? बताइए। जब 2024 में बजट पेश हुआ था तो उसमें कौन सा ये चीज नहीं था? उसमें रोजगार का बात हुआ था स्किलिंग का, रोजगार का और MSME का, सूक्ष्म लघु उद्योग का बात हुआ था, लेकिन गरीबी का बात 2024 के बजट में नहीं हुआ था। केंद्रीय बजट 2024 में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती का प्रावधान है। मानक कटौती का कितना प्रावधान है 2024 में? तो 75,000 रुपये, पहले था 50,000। ठीक है, चलिए। किस राज्य ने स्वास्थ्य जोखिमों के कारण अनुच्छेद 47 के तहत हुक्का उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस राज्य ने स्वास्थ्य जोखिमों के कारण अनुच्छेद 47 के तहत हुक्का उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किसने प्रतिबंध लगाया था? ये लगाया था कर्नाटक ने। किसने? कर्नाटक ने। हाल ही में किस मंत्रालय ने केरल के कोच्चि में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग और जहाज निर्माण में चुनौतियों और संभावित समाधान पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है? हाल ही में किस मंत्रालय ने केरल के कोच्चि में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग और जहाज निर्माण में चुनौतियों और संभावित समाधान पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है? तो कहाँ पे किया है? बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा ये 2 दिवसीय किया गया था। ठीक है। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व ऑलराउंडर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने T20 विश्व कप के लिए राजदूत घोषित कर दिया है? तो ये युवराज सिंह को। हाल ही में उस समय का सवाल है कि भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व ऑलराउंडर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने T20 विश्व कप के लिए राजदूत घोषित किया? युवराज सिंह ने। अभी देखिए, अभी कितना 8 तारीख को मैच हुआ था ना, 8 मार्च को। कौन सा मैच जीता? तो भारत ने विश्व कप जीत लिया T20 का। ठीक है, किसके कप्तानी में? तो सूर्य कुमार यादव के कप्तानी में। चलिए, झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 79,714 वर्ग किलोमीटर है। कहीं कहीं देखिएगा 79,714 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, कहीं कहीं 116 भी लिखा होता है।
मेनिनजाइटिस के खिलाफ एमईएन मेन 5 सीबी वैक्सीन का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। मेनिनजाइटिस के खिलाफ मेन 5 सीबी वैक्सीन का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। कौन? ये बन गया है नाइजीरिया। अंतरिम बजट 2024-25 में रक्षा मंत्रालय को कुल कितना आवंटन हुआ? तो रक्षा मंत्रालय को जो है 6.21 लाख करोड़ रुपया आवंटन हुआ। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? धन विधेयक को कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 110 जो है ये धन विधेयक को परिभाषित करता है कि ये धन विधेयक है या नहीं। ये लोकसभा का स्पीकर तय करता है। कौन तय करता है? लोकसभा का स्पीकर तय करता है कि यह धन विधेयक है कि कौन सा विधेयक है। ठीक, चले। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य के जल निकायों पर चलने वाले क्रूज जहाजों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस राज्य के जल निकायों पर चलने वाले क्रूज जहाजों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है? तो ये मध्य प्रदेश ने। किसने? मध्य प्रदेश ने। कौन सा शहर नालंदा बौद्ध धर्म पर राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान था? कौन सा शहर जो है नालंदा बौद्ध धर्म पर राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान था? तो कौन सा था? ये था ले। कौन? ले। अगला सवाल देखिए। सवाल है कि 2025 में कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? 2025 में कौन सा देश G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो कौन किया था, अभी खत्म हो गया ना। कौन किया था? तो दक्षिण अफ्रीका। आपको बताना 2026 को कौन किया। हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल पुस्तक के लेखक है कौन? राम कमल मुखर्जी। राम कमल मुखर्जी। निम्नलिखित में से किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूहों नरमपंथी और गर्मपंथी के बीच विभाजित हो गए थे? निम्नलिखित में से किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो समूहों नरमपंथी और गर्मपंथी के बीच विभाजित हुआ था? कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था सूरत में। कब हुआ था? तो 1907 में। जून 2025 में निम्न में से किस भारतीय नेता ने साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त किया? तो साइप्रस का सर्वोच्च जो है नागरिक सम्मान ये नरेंद्र मोदी को प्राप्त हुआ था। ठीक है। 2024 ओलंपिक में पुरुषों को भाला फेंक में किस भारतीय एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये नीरज चोपड़ा ने। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वन एशिया का सर्वाधिक घना साल वन है? तो ये कौन सा है? ये है आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका जो है सारंडा, जो है झारखंड में पड़ता है, जो कि एशिया का सर्वाधिक घना जंगल है। कहाँ पे है? ये पश्चिमी सिंहभूम में। पश्चिमी सिंहभूम में। कहाँ पे? पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? 700 पहाड़ियों का ये भूमि है, सारंडा। हाल ही में वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई? क्या बोला है? हाल ही में जो है वैश्विक व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व व्यापार संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। किसी तत्व के समस्थानिकों में क्या होता है? कभी की जो समस्थानिक होता है आइसोटोप, ठीक है, उसमें क्या होता है? उसमें जो है ना, उसमें न्यूट्रॉनों की जो संख्या है भिन्न होता है। किसमें? समस्थानिकों। लेकिन हम बताते हैं कि एक ही तत्व के परमाणु होते हैं इसमें। एक ही तत्व के परमाणु, तो जैसे कि परमाणु संख्या समान, एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, इसमें परमाणु संख्या को आते हैं। अगर 6 है तो परमाणु संख्या 6 हो जाएगा, होते हैं, जबकि लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो अलग होता है। ठीक है, चलिए। परमाणु संख्या सेम लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है, उसी को क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। अपच और उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? अपच के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? तो ये अम्लरोधी दवा का उपयोग किया जाता है। एक घोल लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच समूतक होता है। बताइए। एक लाल घोल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः जो होता है कितना होता है? ये होता है 10। ये 10 में कैसा हो जाता है? क्षारीय हो जाता है।
खाद्य डिब्बों पर टीन की परत होती है, जिंक की नहीं, क्योंकि अगर खाद्य डिब्बों में देखिएगा परत जो होता है वो परत तो किसका होता है, ये परत होता है टीन का, लेकिन जिंक का नहीं होता। कि ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसमें जो है ना, जिंक टीन से अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है। क्या होता है, जिंक जो होता है वो टीन से अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए टीन का जिंक का परत नहीं होता है। मनुष्य के गुर्दे का कार्य होता है, मनुष्य का गुर्दे का कार्य होता है उत्सर्जन करना, इंक्रीज, ठीक है। चलिए, पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? तो पौधों में जाइलम जो है, वो जाइलम पता है किसके लिए उत्तरदायी है? ये उत्तरदायी है पानी के परिवहन के लिए, जो है जाइलम उत्तरदायी है किसके, पौधों के लिए, किसके, पानी की परिवहन के लिए। पोषण के स्वपोषित तरीके के लिए क्या आवश्यक है? पोषण के स्वपोषित तरीके के लिए क्या आवश्यक है? तो कार्बन और CO2 एवं जल इसमें जो है आवश्यक होता है, सॉरी, CO2 भी होता है, क्लोरोफिल भी होता है, सूर्य का प्रकाश भी होता है। ये क्या है, पौधों के स्वपोषित तरीके के लिए आवश्यक है, यानी कि ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन कौन? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है? मस्तिष्क जो है ये होता है सोचने के लिए भी होता है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए भी होता है, शरीर को संतुलन बनने के लिए ये होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। मानव में निम्नलिखित में से कौन सा महिला प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? बताइए। वो अंडाशय तो होता है महिला में, गर्भाशय भी होता है, फॉलोपियन ट्यूब, लेकिन शुक्रवाहिका जो होता है ये पुरुष का होता है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? मतलब रदरफोर्ड का जो अल्फा कण है प्रकीर्णन है का प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था? तो ये खोज था परमाणु नाभिक की खोज के लिए उत्तरदायी था। ठीक है, चलिए। चलिए, ये सवाल देखिए फिजिक्स का है कि एक बल्ब 220 वाट के जनित्र से जुड़ा है, धारा 0.50 एम्पियर है, बल्ब की शक्ति कितनी है? देखिए, P बराबर क्या होता है, V इक्व इंटू आई, तो क्या हो जाएगा, P बराबर 200, ठीक है, वाट हो जाएगा, और इंटू आई का मान कितना दिया हुआ है, 0.50, तो कितना हो जाएगा, 100 वाट हो जाएगा, यानी कि 100 वाट। पृथ्वी पर जीवन वर्तमान से लगभग कितने वर्ष पहले प्रकट हुआ था? तो वर्तमान से जो है 3.8 बिलियन वर्ष पहले यह हुआ था। वायुमंडल की ऊंचाई पर ऑक्सीजन का गैस नगण्य मात्रा में होती है, वायुमंडल की ऊंचाई पर ऑक्सीजन गैस नगण्य मात्रा में होती है, कितना, 120 किलोमीटर में जाइएगा तो ऑक्सीजन जो है नगण्य मात्रा में प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा बादल आकाश में सबसे ऊंचा है? तो जानते हैं आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? सीरस बादल। ये कैसा होता है, ये कितना, 8,000 से 8,000 से लेकर 12,000 की ऊंचाई तक रहता है। ठीक है, चलिए। ये किस तरह होता है, पंख की तरह होता है। कौन? सीरस बादल पंख की जैसा होता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जैव विविधता अधिक समृद्ध है? बताइए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जैव विविधता जो है अधिक समृद्ध है? तो जैव विविधता जो अधिक समृद्ध है वो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, जो है जैव विविधता क्या अधिक समृद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा आईपीआर का उल्लंघन नहीं है? आईपीआर का उल्लंघन नहीं है, कौन सा आईपीआर का उल्लंघन नहीं है? तो साहित्यिक चोरी नहीं, एफ में है कॉपीराइट उल्लंघन, ट्रेडमार्क उल्लंघन, ये आईपीआर का उल्लंघन नहीं, लेकिन क्रिएटिव कॉमन्स जो है आईपीआर का उल्लंघन नहीं है। बाकी साहित्यिक चोरी जो कीजिएगा, कॉपीराइट उल्लंघन कीजिएगा, तो ट्रेडमार्क कीजिएगा तो आईपीआर का उल्लंघन माना जाएगा, लेकिन क्रिएटिव कॉमन्स में ये नहीं लागू होता है। ठीक है, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान उनके बीच की दूरी बदले बिना आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण का बल जो है वो 2F हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2F हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प बड़ी मात्रा में उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के लिए सही नहीं है? दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प बड़ी मात्रा में उर्वरकों एवं कीटनाशकों के उपयोग के लिए सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? क्योंकि वे पर्याप्त पर्यावरण के अनुकूल है। ये अनुकूल नहीं बल्कि प्रतिकूल होता है, नहीं पूछा है ना, तो ये हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद खेतों में बंजर बन जाते, ये सही है। वे मिट्टी के उपयोग घटक होते हैं, हटा देते हैं, ये भी सही है। वे मिट्टी की उर्वरता को नष्ट करते हैं, ये भी सही, लेकिन ये पर्यावरण के प्रतिकूल है, ना कि अनुकूल है। चलिए, निम्नलिखित में से शब्द सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्किट में विद्युत शक्ति प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो आई इक्वल टू आर स्क्वायर जो है ये प्रतिनिधित्व नहीं करता है। निम्नलिखित में सिंधु सभ्यता के स्थलों और उनके खास विशेषताओं के साथ मिलाइए। ठीक है, मिलाते हैं। मिलाइए। हड़प्पा, रंगपुर, चानोदोड़ो, मोहनजोदड़ो, ये आपको मिलाना है कौन कहाँ से क्या मिला है। तो हड़प्पा से क्या मिला है? ये हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता की पहली खोज की गई साइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। रंगपुर किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? तो रंगपुर जो है ये यहाँ से जो है चावल के छिलकों के अवशेष मिला है। कहाँ से? रंगपुर से। चानोदोड़ो से क्या मिला है? तो चानोदोड़ो से दुर्ग रहित एक सिंधु सभ्यता का नगर मिला है। और मोहनजोदड़ो से मिला है एक बृहत स्नानागार। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन से सत्य नहीं है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? वेद संभवतः इंडो यूरोपीय भाषा परिवार के सबसे पुराने साहित्यिक अवशेष है। वेद संभवतः जो है इंडो यूरोपियन भाषा परिवार के सबसे पुराने साहित्यिक अवशेष है। बिल्कुल सही है। ऋग्वेद सूक्तों के संकलन का है जिसका इस्तेमाल यज्ञ एवं अनुष्ठानों के लिए किया था। ये भी सही है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन सही। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक ये सभी संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य में से संबंधित नहीं था? तो मौर्य साम्राज्य से संबंधित समुद्रगुप्त नहीं था, लेकिन बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त ये सब सभी संबंधित थे। समुद्रगुप्त जो है ये गुप्त वंश का शासक था, जबकि पूछा क्या है? ये मौर्य साम्राज्य। बाजार सुधार में इनमें से किस दिल्ली सुल्तान से संबंधित है? बाजार सुधार में इनमें से किस दिल्ली सुल्तान से संबंधित है? दिल्ली सुल्तान से संबंधित है बाजार सुधार में अलाउद्दीन खिलजी जो है बाजार नियंत्रण सुधार पर ये काम किया था। ठीक है। मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी किससे जुड़ा हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये राजधानी का देवगिरी स्थानांतरण कर दिया था। बिल्कुल सही है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने शुरू किया था? एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। भारत में मध्य पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में मध्य पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित कथनों निम्नलिखित कथनों पर विचार करें क्योंकि यह पूरा पाषाण तथा नवपाषाण युग के बीच एक संक्रमणकालीन अवस्था है। बिल्कुल सही है। ये जो मध्य पाषाण जो है ना वो पूरा पाषाण तथा नवपाषाण के बीच का एक संक्रमणकालीन अवस्था है। और सूक्ष्म पाषाण जिसको क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ मध्य पाषाण युग का विशिष्ट औजार है। ये दोनों सही है। ये सवाल देखिए। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन अकबर द्वारा अधिकृत राजकीय इतिहास की पुस्तक है? बताइए। बताइए तो कौन सा? निम्नलिखित में से कौन सा अकबर द्वारा अधिकृत राजकीय इतिहास की पुस्तक है? तो अकबर का जो है अकबरनामा ये अबुल फजल द्वारा लिखा गया था। ठीक है। मुगलों की मनसब व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं पर विचार करें। मुगलों की मनसब व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं पर विचार करें। इसमें क्या विचार करना? मनसब व्यवस्था जो है सभी सवार पद धारक आवश्यक रूप से जात पद धारक थे। बिल्कुल सही। जो जितने भी सवार पद थे वो क्या थे? आवश्यक रूप से जात पद पर धारक थे। ये सही है। जात पद आमतौर पर सवार पद के बराबर या उससे अधिक होता था। ये भी सही, यानी कि ए और बी दोनों सही। मुगल काल में आगरा किले में मोती मस्जिद किसने बनवाया था? मोती मस्जिद जो है ये बनाया गया था किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा सही है? अस्थाई बंदोबस्त 1993 में लागू हुआ। ये सही है। अस्थाई बंदोबस्त ने जमीन की मालिकाना हक जमींदारों को दे दिया। ये भी सही है। ठीक है, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें। इनमें से कौन सा गलत है? तो इनमें से कौन सा गलत है? सही है। नाना साहब कानपुर ये सही है। बेगम हजरत महल ये भी सही है लखनऊ। रानी लक्ष्मीबाई झांसी ये भी सही है। कुंवर सिंह कहाँ से? बरेली से थे? नहीं, ये जगदीशपुर से थे। कहाँ से थे? जगदीशपुर से थे। ठीक है। चलिए, कहाँ पर जगदीशपुर है? बिहार। स्वराज से बाल गंगाधर तिलक का क्या अभिप्राय था? स्वराज से बाल गंगाधर तिलक का क्या अभिप्राय था? कि इसमें अभिप्राय था, बाल गंगाधर का अभिप्राय था कि ब्रिटिश साम्राज्य ढांचों के दायरों के अंदर ही स्वशासन। मतलब स्वराज जो था बाल गंगाधर तिलक इसका अभिप्राय था पता है क्या? कि ब्रिटिश साम्राज्य के ढांचे के दायरे के अंदर ही स्वशासन होना चाहिए। चलिए, नायक व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो नायक व्यवस्था जो है विजयनगर
साम्राज्य से संबंधित थे। अगला सवाल देखिए। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र का केस के संबंधित नहीं था? बताइए। काकोरी षड्यंत्र जो केस था इसमें कौन संबंधित नहीं था? तो इसमें अशफाक उल्लाह खां संबंधित थे, राजप्रसाद बिस्मिल संबंधित था, रोशन सिंह। लेकिन खुदीराम बोस जो है ये किससे संबंधित थे? खुदीराम बोस जो है मुजफ्फरपुर जो बम कांड हुआ था ना, मुजफ्फरपुर बम कांड जो हुआ था इससे संबंधित थे। ठीक है, कब हुआ था? तो मुजफ्फरपुर 1908 में हुआ था। असहयोग आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो असहयोग आंदोलन आमतौर पर या औपचारिक तौर पर 1 अगस्त 1920 को आरंभ हुआ, ये सही है। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में सरकारी उपाधियों के त्याग, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों तथा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार शामिल थे, यानी कि ये दोनों शामिल थे। किस साल सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था। 1932 के कम्युनल अवार्ड का क्या प्रावधान था? तो 1932 के कम्युनल अवार्ड का जो था इसमें डिप्रेस्ड वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल जो है, एक कम्युनल कम्युनल अवार्ड का प्रावधान था कि डिप्रेस्ड वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल होना चाहिए। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए कौन सत्य है? भारत छोड़ो आंदोलन के लिए यह एक शहरी विद्रोह के रूप में शुरू हुआ जिसको हड़ताल, बहिष्कार और धरना चिन्हित करते थे। क्या सही है? बिल्कुल सही है। इस आंदोलन में किसान विद्रोह को देखने मिला, इस विद्रोह में किसान विद्रोह भी देखने को मिला था। किसमें? असहयोग आंदोलन में। इसकी विशेषता आतंकवादी गतिविधियों भी थी, इसके अंतर्गत युद्ध प्रयासों में रुकावट डाली गई थी, ये भी सही है। ये सभी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखें। इल्बर्ट बिल के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। इल्बर्ट बिल किससे संबंधित था? तो इल्बर्ट बिल जो है ये मूल बिल के अनुसार भारतीय न्यायाधीश यूरोपवासियों पर मुकदमे की भी सुनवाई कर सकते थे। इल्बर्ट बिल जो ऐसा बिल था ना कि मूल बिल के अनुसार भारतीय न्यायाधीश जो थे ना यूरोपवासियों पर मुकदमे की भी सुनवाई कर सकते थे। ठीक है, ये सही है। इस बिल का सभी ब्रिटिश अफसरों ने तीव्र विरोध किया था, ये सही बात है। ये जो बिल आया था ना इसमें ब्रिटिश जो थे बहुत तीव्र विरोध किए थे, ये दोनों सही हो जाएगा। सॉरी, ये दोनों सही है। अगला सवाल देखें। पूछा आयतन के आधार पर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? आयतन के आधार पर तो ये उलट झील है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। कब कौन सी नदी पर है? तो झेलम नदी पर है। ठीक, चलिए। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो एक महाद्वीप नहीं है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो ग्रीनलैंड है जो कि महाद्वीप नहीं है। ठीक है, चलिए। नर्मदा का उद्गम स्रोत कहाँ से है? नर्मदा का उद्गम स्रोत अमरकंटक की पहाड़ी से है, जो कि नर्मदा एक क्या है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कहाँ से बहती है? भ्रंश घाटी से बहती है। भारत में जल की स- क्या लिखा? भारत में जल की कमी का मुख्य कारण क्या है? भारत में जल की कमी का जो मुख्य कारण है वो है भूजल का अत्यधिक दोहन हो जाता है, जल निकायों का प्रदूषण हो गया है और जलवायु परिवर्तन हो गया। इसी कारण क्या है, ये जल की कमी को देखने मिलता है। किस भारतीय नगर में झीलों का शहर कहा जाता है? तो झीलों का शहर बोला जाता है उदयपुर को। ठीक है। कौन सा भारतीय राज्य सबसे अधिक संख्या में संरक्षित क्षेत्रों और राष्ट्रीय उद्यानों के लिए जाना जाता है? तो संरक्षित क्षेत्रों और राष्ट्रीय उद्यानों के लिए जाना जाता है आपका कौन? ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ठीक है। भारत द्वारा अपने प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण को व्याख्यायित करने के लिए हाल ही में कौन सी नीति पेश की गई? भारत में अपने प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण को व्याख्यायित करने के लिए कौन सी नीति पेश की गई थी? तो ये किया गया था, कौन सा नीति पेश किया गया था? स्वच्छ राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पेश किया गया था। नीति आयोग द्वारा भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? तो नीति आयोग द्वारा भारत को जो है कुल 15 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया। कितना? नीति आयोग द्वारा 15। विश्व का कौन सा एकमात्र देश है जिसकी तटरेखा अटलांटिक एवं हिंद महासागर दोनों पर है? तो विश्व का कौन सा एकमात्र ऐसा देश है जिसकी तटरेखा जो है ना अटलांटिक एवं हिंद महासागर दोनों से है? तो यह है दक्षिण अफ्रीका। किसका है? दक्षिण अफ्रीका। कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और यहीं पर आज का वीडियो खत्म होता है। ये जो परीक्षा का बुकलेट सीरीज चल रहा है वो आपके बेनिफिशियल होगा, आपके लिए, आपके सभी परीक्षाओं के लिए। लेकिन जेपीएससी के लिए आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल कैसा पूछा गया है। ठीक है, आपको पता चलना जरूरी है। ठीक है, चलिए।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। आप सभी को जुड़ने के लिए एक बार आपको झारखंडी जोहार। हाँ, किन्हीं को भी आप पीडीएफ चाहिए ना, तो पीडीएफ पता है कहाँ से मिल जाएगा, बता दे रहे हैं कहाँ से मिल जाएगा पीडीएफ। पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल। क्या कीजिएगा, पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो कमेंट कीजिएगा। क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वहां पर हम आपको बता देंगे कहाँ मिल जाएगा यह पीडीएफ। सेम टू सेम जैसा यहाँ पर लिखा गया है यह सब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 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 मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।